अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरत, उल्टी कहत प्रवीण। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखेंगे टीएसटीपीएससी एग्ज़ाम 2025 में सिलेक्शन टेस्ट में आज हम शब्द शक्ति का दूसरा भाग का वीडियो यह देखने वाले हैं। अगर शब्द शक्ति का पहला वाला भाग अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दी जाएगी, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो आइए शब्द शक्ति में हम जो है कि अविधा शब्द शक्ति की परिभाषाओं को जानेंगे। कल की वीडियो में हमने जो है कि अविधा शब्द शक्ति के बारे में उनके जो है प्रमुख कथन जो है और शब्द शक्ति क्या है, मुख्य रूप से कितने होते हैं और उसकी जो विशेषताएं हैं, तो उसको कल वाली वीडियो में हमने जो है देखा था। तो आज इस वीडियो में हम जो है उसके आगे का भाग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए जानेंगे कि अविधा शब्द शक्ति की परिभाषाएं किन किन लोगों द्वारा, किन किन साहित्यकारों ने क्या दिया है। तो आज देख रहे हैं कि साहित्य दर्पण के अंतर्गत आचार्य विश्वनाथ जी ने अविधा शब्द शक्ति के बारे में कहा है कि तत्र संकेतार्थस्य बोधना अग्रिमा अविधा। और आगे कहा है कि स मुख्यार्थो मुख्यो व्यापारो अविदो चते, अविधेय अर्थ की बोधिका वृत्ति अविधा कहलाती है। तो यह मम्मट द्वारा यह जो काव्य प्रकाश में लिखा है। विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण के अंतर्गत यह याद रखिएगा, उन्होंने कहा है कि तत्र संकेतार्थ से बोधना अग्रिमा अविधा। तो यह बात विश्वनाथ जी के द्वारा कही गई है। मम्मट जी ने काव्य प्रकाश में कहा है कि अविधेय अर्थ की बोधिका वृत्ति जो है अविधा कहलाती है, यानी कि बोध कराना ही अविधा होती है। पतंजलि जी ने महाभाष्य नामक ग्रंथ में लिखा है कि लोक अर्थ प्रयुक्त शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमा। आगे कहते हैं कि अविधेयार्थ का ज्ञान लोक व्यवहार से होता है। तो यह पतंजलि जी के द्वारा जो है महाभाष्य में कहा गया है। आगे जो है भृतहरि ने जो है वाक्य प्रदीप में कहा है कि अविधा के बारे में क्रिया व्यवहित संबंधो दृष्ट करण कर्मणो अविधा नियम स्त अविधा अविधान योग। अविधान अर्थात वाचक एवं अभिधेय वाच्य का संबंध अविधा शक्ति है। तो उन्होंने जो है इसका अनुवाद करते हुए भृतहरि ने कहा है कि जो अविधा है वह वाचक है और अभिधेय अर्थात वाच्य से संबंधित अविधा शक्ति से आबद्ध होता है, यानी कि बंधा हुआ रहता है। प्रताप शाही ने उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ में काव्य विलास में कहा है कि मुख्यार्थ प्रतिपाद शब्द से व्यापारो अविधा अर्थ, यानी मुख्य अर्थ को प्रतिपादित करना ही शब्द का व्यापार रूप से अविधा कहलाता है। पंडित जगन्नाथ जी कहते हैं कि शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अविधा कहते हैं। ये पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा कहा गया है। आगे भट्ट लोलट जी जो है वे कहते हैं कि अविधा शब्द शक्ति या व्यापार वाण के समान दीर्घतर होता है। तो यह बात कहने वाले कौन है? तो भट्ट लोलट जी है। आगे कहते हैं मुकुल भट्ट अविधा वृत्ति मातृका में कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि मुकुल भट्ट अविधा वृत्ति मातृका के अंतर्गत मुकुल भट्ट जी कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के सभी अवयव मतलब सभी अंगों में सर्वप्रथम मुख दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के अर्थों से पहले अविधा शब्द शक्ति का ही बोध होता है। तो उन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से यह बताया है कि जिस प्रकार शरीर में सबसे पहले जो है चेहरा दिखाई देता, मुख दिखाई देता, उसी तरह सभी प्रकार के अर्थों में जो है अविधा शब्द शक्ति का ही बोध होता है। साक्षात सांकेतिक अर्थ सभी अर्थों का मुख होता है, अतः इसे शब्द की प्रथमा शक्ति हम कहते हैं। किसको? तो अविधा शब्द शक्ति को प्रथमा शक्ति कहते हैं। आगे भिखारी दास जी जो है अपने काव्य निर्मल नामक काव्य ग्रंथ में कहा है कि अनेकार्थ, किन्होंने कहा है? तो भिखारी दास जी ने कि अनेकार्थ हु शब्द में एक अर्थ की भक्ति, ते ही वाच्यार्थ को कहे सज्जन अविधा शक्ति। तो यह बात किसने कही है? तो भिखारी दास ने। तो देखिए इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से विद्वान ने, कौन से साहित्यकार ने अविधा शब्द शक्ति की क्या क्या परिभाषा दी है। तो जो है छोटी छोटी जो है चीज़ों को याद रखिएगा। तो आगे जो है सोमनाथ जी कहते हैं अपने काव्य ग्रंथ में रस पीयूष कार में कहते हैं कि यह अक्षर को यह अर्थ ठिकाही ये ठहरा जानी परे जातु सु व अविधा वृत्ति कहा है। तो यह रस पीयूष कार में कहा गया है। किसने कहा है? तो सोमनाथ जी ने। आगे रामदहिन मिश्र जी का कहना है कि अविधा क्या है? तो वे बताते हैं रामदहिन मिश्र जी कि साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को अविधा कहते हैं, या फिर मुख्य अर्थ की बोधिका शब्द की प्रथमा शक्ति का नाम अविधा है। तो यह किसमें रामदहिन मिश्र जी कहते हैं? किस काव्य ग्रंथ में? तो काव्य दर्पण नामक ग्रंथ में यह बातें जो है कहते हैं। कौन? तो रामदहिन मिश्र जी। आगे कहा जा रहा है कि अविधा शब्द शक्ति द्वारा अर्थबोध कैसे होता है, किस तरह से इसका अर्थबोध हम लगा सकते हैं अविधा शब्द शक्ति का।
तो कहा जा रहा है कि अभिधा शब्द शक्ति द्वारा जो होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, ये 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध जो कराता है वह अभिधा शब्द शक्ति होता है। यानी कि रूढ़ हो, यौगिक शब्द हो और योग रूढ़ हो। रूढ़ मतलब जिसका कोई खंडन न किया जाए, तो रूढ़ शब्द। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले लिखा है कि रूढ़ शब्द क्या है। पहले लिखा है कि रूढ़ शब्द क्या है, जो अभिधा शब्द शक्ति का अर्थबोध कराए। तो कहा जा रहा है कि जिन शब्दों के खंड नहीं होते, टुकड़े नहीं होते, वह संपूर्ण शब्दों का एक ही अर्थ प्रकट हो जाता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, घड़ा, घोड़ा, लता, मेर, ये सभी क्या है, तो रूढ़ शब्द। इसको हम खंडित यानी अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। अब पेड़ लिखा है तो उसको हम पे जमा ड़ नहीं कह सकते, यानी वो अलग अलग खंडित नहीं हो सकते, उसको बांटा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यह रूढ़ शब्द से जो अर्थ निकलेगा, अर्थ का बोध होगा, वह अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। आगे कहा जा रहा है कि रामदहिन मिश्र जी कहते हैं कि शब्दों में समूह शक्ति का बोधक वह रूढ़ शब्द वह है जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती, यानी उसकी व्युत्पत्ति नहीं होती रूढ़ शब्दों की, तो वह अभिधा शब्द शक्ति का अर्थबोध कराती। अप्पय दीक्षित ने लिखा है कि वे मानते हैं कि जो अभिधा शब्द शक्ति है वह अखंड शक्ति है, मात्रणिकार्थ है, प्रतिपादकत्वम रूढ़ी। तो ये उन्होंने बोल सकते हैं कि रूढ़ी अर्थात रूढ़ के अंतर्गत यह बातें लिखी है कि अखंड शक्ति, यानी कि जो रूढ़ होता है वह अखंड शक्ति मात्र का अर्थ जो होता है वो प्रतिपादक तत्व के रूप में किया जाता है, तो इसलिए वह रूढ़ बन जाता है। और रूढ़ जो है अभिधा शब्द शक्ति का अर्थबोध कराता है। तो यह बात जो है अप्पय दीक्षित द्वारा अमृत वार्तिक में यह बातें उन्होंने यह जो है अपने कथन या उक्ति के माध्यम से दिया है। उदाहरण में लिखा है कि अजो तरियोना ही रहियो। एक उदाहरण याद रखिएगा कि अजो तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसरी लहियो बासी मुक्तन के संग। अगर यह पंक्ति पूछता है, यह उदाहरण पूछता है, तो ये पूछेगा कि यह उदाहरण किस अभिधा शब्द शक्ति के किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा, तो यह जो है अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। कौन सी शब्द शक्ति है, तो अभिधा शब्द शक्ति है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ जो तरियोना है, श्रुति है, नाक है तथा बेसारी इत्यादि शब्द क्या है, रूढ़ है, और रूढ़ होने के कारण यह अभिधा का अर्थबोध करा रही है। तो यहाँ पे जो है रूढ़ है, यानी कि चीज़ों का खंडन विभाजित नहीं हो रहा है, तो यहाँ अभिधा का अर्थबोध करा रही है। आगे कहा जा रहा है कि जो यौगिक शब्द होते हैं, रामदहिन मिश्र जी कहते हैं कि जो यौगिक शब्द होते हैं अंग शक्ति बोधक या यौगिक शब्द का वह है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग सम्मिलित होकर अवयव सहित समुदाय के अर्थ की प्रतीति हो। वस्तुतः यह भी कह सकते हैं कि प्रत्यय कृदंत, यानी प्रत्यय में जो कृदंत प्रत्यय, समास है इत्यादि के संयोग से बने वे शब्द जो समुदाय के अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी एक से अधिक जो शब्द आपस में मिल जाते हैं वे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रमेश, अब रमेश एक शब्द है, वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे रमा जमा ईश, इसमें जो है 2 शब्दों से यह मिलकर के बना है। रमा जमा ईश तो बराबर हो जाएगा रमेश। तो रमेश हुआ, दिवाकर, वृषभानुजा, पाठशाला, पाचक, भूपति, धनवान और जो है कि आगे कहा जा रहा है कि धनवान और मिठाई, इस तरह से जो है मिठाई वाला इत्यादि, यह सभी यौगिक शब्द के अंतर्गत आए हैं। तो नाम फिर से याद रखिएगा कि यौगिक अभिधा शब्द शक्ति में जो रमेश है, दिवाकर है, वृषभानुजा है, पाठशाला है, पाचक है, भूपति है, धनवान है, मिठाई वाला, ये सभी यौगिक शब्द शक्ति के यौगिक अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो अप्पय दीक्षित ने यौगिक शब्द के विषय में लिखा है, क्या लिखा है कि अवयव शक्ति मात्र सापेक्षम पदेक सेकार्थ प्रतिपादकम त्वम योगा। तो योग से मिलकर के बनता है, यौगिक शब्दों में शब्दों के योग से मिलकर के यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। तो इसलिए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द ये अभिधा शब्द शक्ति का अर्थबोध कराते हैं। जैसे रमेश में बताया गया कि रमा जमा इस 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। दिवाकर जैसे दिव जमा आकर, यह भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। वृषभानुजा का अनेकार्थी शब्द, इसको राधा भी कहते हैं, ठीक है। पाठशाला, पाठ जमा शाला, पाचक, पच जमा अक जो है कि
योग से मिलकर बना है। भूपति भू जमा पति, धनवान धन जमा वान, प्रत्यय के योग से मिलकर के बना है। मिठाई वाला मिठाई जमा वाला, तो ये प्रत्यय के योग से बना है। तो चाहे प्रत्यय के योग से यानी कि प्रत्यय में जो कृदंत प्रत्यय हैं और यौगिक शब्द के योग से जो मिलकर के बनते हैं वह बोल सकते हैं अभिधा शब्द शक्ति के अर्थ का बोध करा रही है। तो अप्पे दीक्षित जो है यौगिक विषय में भी इन्होंने यह अपनी उक्ति दी है कि अवयव शक्ति जो है मात्र सापेक्षम पदेक सेकात प्रतिपादकम तम योग, यानी योग यौगिक शब्द के अंदर जो योग शब्दों से मिलकर के बनता है और उसका जो प्रतिपादक किया जाता है मात्र उसी को यौगिक शब्द के अंतर्गत रखेंगे। तो यह बात जो है वृत्त वार्तिक के अंतर्गत कहा गया। उनकी एक ग्रंथ है, क्या है, तो वृत्त वार्तिक है। कौन सा एक ग्रंथ है, तो वृत्त वार्तिक नामक एक ग्रंथ है। तो उसमें जो ये बातें कही गई है। आगे देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति की क्या विशिष्टता है, क्या उसकी मुख्य बातें, क्या विशेषता है। तो क्या कहा जा रहा है कि शब्द कोश में, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे कहा जा रहा है कि शब्द कोश में प्रत्येक शब्द के अर्थ का बोध का आधार अभिधा शब्द शक्ति है। शब्दकोश में जो शब्दकोश पहले शब्दकोश बनता है तो उसमें जो कि जितने भी शब्द आ रहे हैं सभी शब्द के जो अर्थ का बोध का जो आधार बन रहा है वह भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो यह भी अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। एक प्रत्यय को भी बोल सकते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, और बताया गया था कि जो उसमें यमक अलंकार जो प्रयोग होता है शब्दालंकार में यमक अलंकार, तो वह भी बोल सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगी। आगे कहा जा रहा है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान होती है, यानी जो रस की अनुभूति आनंद की प्राप्ति हो रही वह भी अभिधा शब्द शक्ति की प्रधान होती है। तो यह जो है भट्ट नायक जी द्वारा यह बातें कही गई। किसने कहा है कि रस की अनुभूति कराने अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है मुख्य, तो ये भट्ट नायक जी यह बात कहते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अभिधा शब्द शक्ति की विशेषता में कहा जा रहा है कि जो यमक अलंकार में अभी बताया कि अभिधा शब्द शक्ति ही होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो पद होते हैं उदाहरण होते हैं वह भी प्रायः अक्सर जो है अभिधा शब्द शक्ति होती है। हमेशा तो नहीं बोल सकते, अक्सर जो है अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आ सकती है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लूँगा, तो यह भी जो है बोल सकते हैं। यह भी कैसा पंक्ति है कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो अभिधा शब्द शक्ति के अर्थ का बोध करा रही है। आगे कहा जा रहा है कि 5वां नंबर कहा जाए कि रीतिबद्ध कवि देव ने अभिधा को उत्तम काव्य माना है। आगे देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण। कुछ उदाहरण है कि क्या बोला जा रहा है कि उदाहरण में कि दिवस का अवसान समीप था। एक पंक्ति है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो यह बातें जो हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की पंक्ति में यह कहा गया है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्ति अगर पूछा जाए ये किस शब्द शक्ति का है, तो यह अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है, अर्थात यह पंक्ति जो है अभिधा शब्द शक्ति से लिया गया है। दूसरा पंक्ति जो उदाहरण दिया गया है वह लिखा है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो यह भी जो है उदाहरण अभिधा शब्द शक्ति का ही है। आगे अब दूसरे नंबर आइए दूसरा शब्द शक्ति अब हम देखेंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, तो यह शब्द की दूसरी शक्ति कहलाती है। लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है जब अर्थ ग्रहण अविदा के द्वारा नहीं हो किंतु उससे संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण करने वाली जो शब्द शक्ति होती है वह लक्षणा होती है। आगे कहा जा रहा है कि जो लक्षणा शब्द शक्ति में किसी शब्द के मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। जब कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो वह लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। आगे कहा जा रहा है कि अन्य अर्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है, इसी कारण लक्षणा के दो मुख्य भेद होते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि लक्षणा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से, तो एक रूढ़िवती लक्षणा, एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। तो अन्य अर्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजना के आधार पर जब ग्रहण कर लिया जाता है तो इस जो है लक्षणा को दो भागों में बांट दिया गया है, रूढ़िवती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। आगे कहा जा रहा है कि अन्य अर्थ का मुख्य आगे कहा जा रहा है कि अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ यानी मुख्यार्थ से संबंध होता है। मुख्यार्थ तो वैसे अभिधा में होती है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि अन्य अर्थ का जो अन्य अर्थ निकल रहा है उसका मुख्य अर्थ यानी मुख्यार्थ जो से संबंधित वह लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। लक्षणा शब्द शक्ति में तीन बातें आवश्यक होती है। एक लक्षणा शब्द शक्ति वस्तुतः वहाँ होती है जहाँ, अब क्या बताया जा रहा है कि लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ तीन बातें कौन सी है, तो शब्द के मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ में जब बाधा पड़ता है, जब शब्द
के मुख्य अर्थ निकालने में, वाच्यार्थ निकालने में जब हमें बाधा, कठिनाई, अड़चन पड़ने लगती है तो वहाँ पर वो लक्षणा शब्द शक्ति धारण हो जाती है। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि शब्द के मुख्य अर्थ में संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, कोई और अन्य अर्थ जो है हम ग्रहण कर लेते हैं तो वह भी लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ के पीछे कोई रूढ़ि अथवा प्रयोजन होता है, यानी कोई उसका रूढ़ि, यानी किसी के लिए प्रसिद्ध हो रहा है और उसका कोई उद्देश्य बन रहा है अन्य अर्थ के माध्यम से, तो वह जो है वह भी लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। आगे कहा जा रहा है कि लक्षणा के साथ जो साथ व्यंजना, लक्षणा के साथ साथ व्यंजना शब्द शक्ति, लक्षणा के साथ साथ जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वह अभिधा शब्द शक्ति पर ही आधारित होती है। क्या कहा जा रहा है कि जो लक्षणा होती है, लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा के साथ साथ जो व्यंजना शब्द शक्ति है वह अभिधा शब्द शक्ति पर ही आधारित होती है, यानी उसी पर निर्भर होती है। आगे देखते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति की क्या परिभाषा लोगों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा उन्होंने अपने काव्य साहित्यकारों में दी है। तो काव्य साहित्यकार के अंतर्गत आचार्य मम्मट जी का हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ि अर्थो प्रयोजनतात, तो यह जो है आचार्य मम्मट जी द्वारा लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत जो अपनी मत देते हैं, उक्ति देते हैं। आगे कहते हैं कि अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणा रोपिता क्रिया, तो इन्होंने काव्य प्रकाश के अंतर्गत इन्होंने यह परिभाषा लक्षणा शब्द शक्ति की दी है। आगे साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो अन्य अर्थों प्रतीयते रूढ़ि प्रयोजन द्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता, तो यह जो है इन्होंने साहित्य दर्पण के अंतर्गत यह जो है अपनी परिभाषा दी है। तीसरा परिभाषा जो है पंडित जगन्नाथ जी ने रस गंगाधर काव्य संग्रह में लिखा है कि संबंधा यथा योग्यम लक्षणा शरीरानी, यानी मुख्य अर्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध ही लक्षणा कहलाता है। आगे जो है परिभाषा दी गई है, आचार्य सोमनाथ जी ने कहा है कि सोमनाथ जी के द्वारा कहा गया कि मुख्यार्थ को छोड़ी के पुनित के ढिंग हित और आगे कहते हैं रस पीयूषकार सोमनाथ भी कहते कहे जो अर्थ सुलक्षण वृत्ति कहत कवि, और तो यह बात जो है सोमनाथ जी ने कहा है। आगे कहा है भिखारी दास जी कहते हैं कि मुख्य अर्थ के जब बाधा ते शब्द लक्षणिक होत, यानी मुख्य अर्थ के बाधा में कोई दूसरा अन्य अर्थ ग्रहण हो रहा है, लक्षण उसके दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है वो शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा उदित, और यह दो तरह से निकलती है, एक रूढ़िवादी लक्षणा, एक प्रयोजनवती लक्षणा का उत्पन्न होता है। आगे राम दहिन मिश्र जी कहते हैं कि मुख्यार्थ की बाधा का व्याघात होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ लक्षित हो जाते उसे लक्षण कहते हैं, अर्थात लक्षणा कहते हैं। तो यह बात राम दहिन मिश्र जी ने अपने काव्य दर्पण के अंतर्गत कहा है। आगे जो है कि लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण में कौन कौन से उदाहरण हैं, तो याद रखिएगा लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण दिए हैं कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। तो यहाँ लक्षण उसके दिखाई दे रहे हैं कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा, सिंह मतलब जो शेर है वो खुद ही तलवार लेकर जब वह युद्ध में क्षेत्र में उतर गया तो जो गीदड़ है मतलब जो डरपोक लोग हैं, कायर लोग, वो क्या हो गए, तो भागे, यानी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। तो यह लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। आगे कहा जा रहा है कि जब शेर आए तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, तो यह भी लक्षणा शब्द शक्ति। रमेश चौकन्ना हो गया, यानी उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा है कि रमेश बिल्कुल सतर्क हो गया, सावधान हो गया, तो यह लक्षणा शब्द शक्ति है। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते, तो यानी इसका लक्षण बताया जा रहा है, ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी, जो बृहस्पति गुरु है वह भी नहीं समझ सकते। पंकज के फूल लाओ, अब यहाँ जो पंकज किसी के अन्य अर्थ के बारे में बताया जा रहा है। पंकज का जैसे कमल जो है पंकज का पर्यायवाची समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पंकज के ही फूल लाओ, तो यहाँ पंकज किसी का नाम नहीं बल्कि पंकज के अर्थ का जो है बोध कराया जा रहा है कि पंकज मतलब कमल होता है, तो कमल का ही फूल लाओ, तो इसलिए यह भी लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। आगे कहा जा रहा है कि काव्यगत पंक्तियों के कुछ उदाहरण दिए गए लक्षणा शब्द शक्ति में। जैसे पहला उदाहरण है कि उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, तो यह जो है कौन सा शब्द शक्ति है, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति से लक्षणा शब्द शक्ति इसमें दिखाई देती है। आगे कहा जा रहा है कि बाधा था विदु को इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों को क्यों भरा हुआ हीरो से, तो यह जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, तो यह भी लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत, यानी इसमें भी लक्षण अन्य अर्थ का जो है बोध ग्रहण किया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कूलन में केलिन, कछारन में कुंजन में, बनन में बागन में बगरो बसंत है बसते हैं, तो ये पद्माकर जी जो द्वारा यह पंक्ति कहा गया है,
तो इसमें भी जो है लक्षणा अन्य अर्थ का बोध ग्रहण किया जा रहा है। तो यह भी लक्षणा शब्द शक्ति काव्य की जो है सभी उदाहरण से संबंधित है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आज हमने कुछ लक्षणा शब्द शक्ति के जो है उसके हमने परिभाषाएं देखी और कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से रूढ़िवादी, प्रयोजनवती लक्षणा, और जो है कि यह जो है कि लक्षणा शब्द शक्ति के जो मुख्य उदाहरण हैं, वाक्य हैं, और इनके जो है काव्यगत पंक्ति के जो उदाहरण को हमने इस वीडियो में जाना। कल जो है इसके आगे का तीसरा भाग हम कल देखने वाले हैं। तो चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।